माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट थ्री में हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में और साथ साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है। तो गैमेट अगर इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या होगा। गैमेट का मतलब क्या होता है। गैमेट जो स्पर्म प्रेजेंट होता है किस में प्रेजेंट होता है, मेल में, और ओवम किस में प्रेजेंट होता है, तो फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस किस में प्रेजेंट होता है, मेल में। ओवरी किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में। प्रोड्यूस क्या करता है, दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल प्रोड्यूस अ गैमेट। डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है। किसमें, एक स्पर्म। जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन होना। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो प्यूबर्टी के समय से ही स्टार्ट हो जाता है। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, साइड अंदर की वॉल में प्रेजेंट होता है। वो आगे जाके उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है और उसके बाद उसके नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। Each spermatogonium is diploid and contain 46 क्रोमोसोम। स्पर्मेटोगोनिया के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। उसके बाद क्या होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहला मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स जिसमें रिड्यूस हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ। इससे क्या हुआ, इससे जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉइड इन नेचर। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। इसका आधा क्रोमोसोम होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, मियोटिक डिवीजन, मतलब रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा, दूसरा मियोटिक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से 4 प्रकार की इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड का फॉर्मेशन होगा। और यही स्पर्मेटाइड आगे जाके ट्रांसफर होंगे, किसमें चेंज होंगे, स्पर्मेटोजोआ में, जिसे हम कॉमनली स्पर्म भी बोलते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटाइड जो है वो ट्रांसफर हो गए, चेंज किस में हो गए, स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो गए। जब यही स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हैड बिकम, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद मतलब अब तो स्पर्म रिलीज हो चुका है ना, तो ये स्पर्म जो है वो आगे जाके सर्टुलाइज सेल से क्या हो जाएगा, अटैच। इम्बिडेट का मतलब अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद अटैच होने के बाद वो फाइनली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। अगर पूछा जाए व्हाट इज स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मिएशन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है और इसमें कौन कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं,
तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो प्यूबर्टी के समय ही स्टार्ट हो जाता है और इसमें जो होते अलग अलग प्रकार जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और ये हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं? ये सारे हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। तो कॉमनली बोल सकते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी हेल्प करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हेल्प करता है हार्मोन के सिक्रीशन में। तो अभी तो एंटीरियर पिट्यूटरी हेल्प कर रहा है हार्मोन के सिक्रीशन में। दो प्रकार के गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH बोलते हैं, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH बोलते हैं। ये LH मतलब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किस पे वर्क करता है? कल हमने डिस्कस किया था कि लिडिक सेल क्या होता है, तो ये LH हार्मोन लिडिक सेल पे एक्ट करता है और क्या करता है एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। और ये एंड्रोजन जो रिलीज हो रहा है ये क्या करेगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो यहाँ पे LH है मतलब L से क्या होगा ल्यूटिनाइजिंग, यहाँ से L से क्या होगा लिडिक सेल। तो जहाँ पे LL मतलब वहाँ पे क्या LH और किसकी बात की है? लिडिक सेल की बात की जा रही। तो LH हार्मोन किस पे एक्ट करता है? लिडिक सेल पे करता है। क्या करता है, क्या सिक्रीट करता है? एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है। एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। अब ये जो FSH है ये क्या करता है? ये किस पे एक्ट करता है? सर्टुलाइज सेल पे एक्ट करता है। और सर्टुलाइज सेल पे एक्ट करने के बाद सर्टुलाइज सेल के ऐड करने के बाद वो क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में वो भी हेल्प करता है। मतलब FSH हार्मोन और LH हार्मोन दोनों ही मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते। अब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखते ये क्या है स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है ये इसके 3 पार्ट होते हैं, मेन 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है जहाँ पे टेल रीजन प्रेजेंट होता है। इसकी जो पूरी बॉडी होती इंटायर बॉडी मतलब स्पर्म की जो इंटायर बॉडी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती। किससे कवर्ड होती है? होल बॉडी ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द स्पर्म हेड, अब स्पर्म के हेड के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो ये टॉप पोर्शन होता है ये कैसा होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसे क्या बोलते हैं हम? एक्रोसोम बोलते हैं। इसी एक्रोसोम के अंदर एंजाइम फिल्ड रहता है और ये एंजाइम क्या करता है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। पूछा जाएगा अगर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम? एक्रोसोम इज फिल्ड बाय द एंजाइम, एंजाइम से फिल्ड होता है और क्या करता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करता है। मतलब फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ताकि इजिली स्पर्म और ओवम एक दूसरे से अटैच हो सके। द मिडिल पीस ऑफ पोजेस, अब जो ये मिडिल पीस है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? मिडिल पीस के पास माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। जहाँ भी टर्म आए माइट्रोकॉन्ड्रिया वहाँ पे हम किससे रिलेट करेंगे? एनर्जी से रिलेट करेंगे। तो मतलब माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया, अब स्पर्म तो ऐसे तो मूव कर नहीं जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसको तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये स्पर्म जो है स्पर्म को माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि ईजिली स्पर्म जो है पहुँच सके किसके पास? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुँच सके। तो यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? जो मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है ताकि ईजिली स्पर्म मोटाइल कर सके। अब एक दिन में कितना स्पर्म प्रोड्यूस होता है? 2000 से लेकर 2000 टू 300 मिलियन स्पर्म जो है प्रोड्यूस होता है जब फर्स्ट क्वाइटस होता है। मतलब पहली बार जब मेल और फीमेल की आपस में मीटिंग होती तो उस समय 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। उसमें से 60% स्पर्म जो है नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं। उसमें से भी मतलब ये 60% सिर्फ नॉर्मल शेप और साइज के हैं, उसमें से भी 40% स्पर्म जो है मोटिलिटी शो करते हैं। उसमें से भी 40% स्पर्म क्या शो कर रहे हैं? विग्रस मोटिलिटी शो कर रहे हैं। मतलब सारे स्पर्म तो मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो मूव कर पाएगा वही फीमेल ट्रैक तक पहुंच पाएगा, जो मूव नहीं कर पाएगा वो नहीं पहुंच पाएगा। जैसे ये क्या स्पर्म का डायग्राम है, ये इसकी पूरी एनवेलप होते हैं, कवर्ड होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं, इसी एक्रोसोम के अंदर क्या फील्ड रहता है? एंजाइम फील्ड रहता है। एंजाइम करता क्या है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है। ये क्या है, इसका नेक पार्ट है, ये मिडिल पार्ट जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये इसका टेल रीजन है और ये इसका पूरा हेड है। ये जो टेल होता है ये इसकी पूरी बॉडी ही जाके ओवम से अटैच होती है। बाकी ये जो टेल रीजन होता है ये तो डिस्ट्रॉय, मतलब ये तो बस हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, ताकि इजीली जो है स्पर्म फीमेल ट्रैक तक पहुंच जाए। जैसे ही स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे पहुंच जाता है तो ये टेल क्या होता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है और उसी बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म रिलीज कहाँ से होता है, स्पर्म जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट की हेल्प से वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, मतलब ट्रांसफर होता है। कल हमने इसके फंक्शन के बारे में स्टडी किया था कि स्पर्म जो है कैसे पहुंचता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक। अब ये सीमेन क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म इज नोन एज सीमेन। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज oogenesis। oogenesis क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट मतलब फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोला जाता है oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis, जो कि बिल्कुल ही अलग होता है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis is initiated during the embryonic development stage when the couple of million gamete mother cell are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after the birth. oogenesis क्या होता है, oogenesis का जो प्रोसेस होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही होता है, जिस समय जो है नंबर्स ऑफ जो है क्या बनते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम oogonia बोलते हैं। कोई भी oogonia बर्थ के बाद नहीं बनता, बर्थ के समय ही, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही oogonia का फॉर्मेशन होता, उसके बाद oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। दीज सेल स्टार्ट डिवीजन। अब ये जो oogonia है ये क्या करेंगे, डिवीजन शो करेंगी। तो ये डिवीजन शो करती हैं और सबसे पहले इनके अंदर क्या होता है, प्रोफेज 1 होता है, मतलब मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे जो है प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। यही प्राइमरी oocyte जो है ये नंबर ऑफ ग्लैनुलोसा सेल से क्या होंगे, सराउंडेड हो जाएंगे, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जैसे कि ऐसे ये प्राइमरी oocyte हो गया। अब ये प्राइमरी oocyte बहुत सारी क्या होगी, ग्लैनुलोसा सेल से, ग्लैनुलोसा का मतलब बहुत सारे ग्रैन्यूल से क्या होंगे, सराउंडेड हो जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज। यही जो प्राइमरी फॉलिकल है, नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल जो है बर्थ के समय ही, मतलब फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। कितने डीजनरेट हो जाते हैं, कम से कम 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल जो है लेफ्ट इन द ईच ओवरी, हर एक ओवरी में बचे रहते हैं। कितने बचे रहते हैं, 60 से लेकर 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन द ओवरी। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके और भी बहुत सारे ग्लैनुलोसा सेल से क्या होंगे, सराउंडेड हो जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उसे हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। यही सेकेंडरी फॉलिकल जो है आगे जाके किस में चेंज होता है, टर्सरी फॉलिकल में चेंज होगा। और टर्सरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसके पास फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसे हम एंट्रम बोलते हैं। द थीका लेयर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ इनर थीका इंटरना एंड आउटर। ये जो लेयर बनती है 2 लेयर में डिवाइड होते हैं, एक होता है इनर, एक होता है आउटर। अब उसके बाद प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब उसका डिवीजन कंप्लीट होगा। उसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन हुआ है, मतलब टर्सरी फॉलिकल बना। अब उसके बाद जो है क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाएगा, टर्सरी फॉलिकल के बाद जो है सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। इसी सेकेंडरी oocyte के समय, इसी सेकेंडरी oocyte में पहला मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। किस में होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी oocyte में होगा। और जैसे ही सेकेंडरी oocyte में पहला मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। पेपर में पूछा जाता है, नीट के पेपर में, कि फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, जब सेकेंडरी oocyte के अंदर
पहला मियोटिक डिवीजन होगा तो पहला पोलर बॉडी बनेगा, और इसी सेकेंडरी oocyte के अंदर जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। The secondary oocyte retain bulk of nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte। अब यही secondary oocyte और जो primary oocyte है इसमें क्या होगा, number of nutrients-rich cytoplasm present होते हैं। Does the first polar body born out the first meiotic division? इसमें पूछा गया है कि हाँ, पहला meiotic division जब होगा तो पहला polar body बनेगा, और second meiotic division होगा तो second polar body का formation होता है। At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further, अब यही tertiary follicle आगे जाके किसमें चेंज होता है, mature follicle, जिसे हम ग्राफियन follicle भी बोलते हैं। द सेकेंडरी oocyte, अब यही सेकेंडरी oocyte जो है एक नई लेयर बनाती है जिसे जोना प्लेसूडा लेयर बोला जाता है, और उसके बाद उसको क्या करती है, सराउंडेड कर लेती। जोना प्लेसूडा लेयर के फंक्शन हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, पर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जोना प्लेसूडा एक ऐसी लेयर होती है जैसे कि ओवम है, यहाँ पे जैसे ही एक स्पर्म इंटर किया तुरंत जोना प्लेसूडा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है ताकि फर्दर और स्पर्म इंटर ना कर सके। इसी वजह से जैसे ही अब ये कोइंसिडेंट हो सकता है कि एक साथ दो स्पर्म आके अटैच हो सकते ओवम से, तब जाके ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से बहुत ही रेयर कंडीशन में ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जैसे ही एक स्पर्म अटैच हो जाता है तुरंत ये लेयर बन जाती है। कौन सी लेयर है, जोना प्लेसूडा लेयर बन जाती है, वो ताकि एडिशनल और स्पर्म को इंटर ना कर सके। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और वो क्या रिलीज करता है, वहाँ से जो है एक ओवम रिलीज होता है, उस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज ओवुलेशन, रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन। जब ओवम रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहा जाता है। जैसे ये ओवरी का डायग्राम है, ये ओवम है और ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का कलर जो होता है येलो होता है, कई बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। और ये नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। और यहीं पे क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल भी होता है, उसकी लेवलिंग नहीं दी गई। और ये क्या है, टर्सरी फॉलिकल है। और ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है जिससे जाके ओवम रिलीज होता है। और जब ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है ओवुलेशन। कभी कभी ओवरी का डायग्राम, स्पर्म का डायग्राम, ये दोनों डायग्राम जो है मे बी बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया, oogenesis, गैमेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया। और एक चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये फ्लो चार्ट जो है मे बी नीट बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है, नीट के पेपर में पूछा जा सकता है। कहीं कहीं लेबलिंग हटा दी गई, उसकी लेबलिंग पूछी जा सकती है। बोर्ड के पेपर में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो हम ये आराम से ईजिली ये फ्लो चार्ट बना सकते। तो आने वाले लेक्चर में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कौन कौन से ऐसे हार्मोन होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।